गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो इसमें आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। देखो हमारा जो पार्टनरशिप है वो एक एग्रीमेंट बेस्ड होता है। तो यदि उस एग्रीमेंट में कोई चेंज आता है तो हमारी पार्टनरशिप तो चलती रहती है, लेकिन उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में यदि कोई चेंज है तो हम उसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है उसके रीजंस क्या हैं? तो उसके 4-5 रीजंस हैं। एक तो होता है जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर रहे हैं हम। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो भी हमारा एग्रीमेंट चेंज होगा और उसको हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या फिर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यदि एक नया पार्टनर आ रहा है तो भी आपका रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा। या फिर यदि कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा। डेथ ऑफ ए पार्टनर, या फिर है अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स। देखो यदि हमारे पार्टनर्स थे पहले ए बी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2:1, ठीक है, ओल्ड रेशो। लेकिन अभी वो ये चाहते हैं कि नहीं, और ये 2:1 नहीं रहना चाहिए, न्यू रेशो हो जाना चाहिए 1:1। यदि उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज किया है तो भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जैसे कि हमारे पास दो पार्टनर थे ए एंड बी और उनका ओल्ड रेशो था 2:1, लेकिन अभी नया पार्टनर आया तो पार्टनर हो गए तीन, ए बी एंड सी। तो अब उनका न्यू जो रेशो हो जाएगा वो यदि हो रहा है इक्वल 1:1:1, तो भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है। यदि हमारे पास तीन पार्टनर थे ए बी सी और उसमें से बी रिटायर हो रहा है, तो समझो पहले इनका ओल्ड रेशो था 1:1, 1:2:1, ठीक है। और अब ये रिटायर हो रहा है बी, तो अब रह जाएंगे ए और सी, तो इनका रेशो हो जाएगा 1:1। ऐसे ही डेथ ऑफ ए पार्टनर में यदि तीन पार्टनर हैं ए बी सी और इनका रेशो है 4:3:2, लेकिन यदि अभी सी का डेथ हो गया तो नए में दो ही पार्टनर रह जाएंगे ए एंड बी और उनका रेशो है 4:3। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है। अमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स, यानी ए एंड बी पार्टनर हैं और उनका रेशो है 2:3। सी एंड डी दूसरा फर्म है, उसमें ये दो पार्टनर हैं, इनका है 2:1। यदि ये कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए या किसी और रीजन से दोनों फर्म्स आपस में मिल जाते हैं, अमलगमेट हो जाते हैं, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा ए बी सी डी के बीच में 2:3:2:1। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ईच एंड एवरी कंडीशन में चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। देखो जब हमारा पीएसआर चेंज हो रहा है या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो रहा है तो हमें उस चेंज के टाइम पर क्या क्या एडजस्टमेंट करने होंगे। तो सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। तो सेक्रीफाइस रेशो या गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है। सेकंड हमें क्या करना है, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। थर्ड हमें क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स।
accumulated reserves and profits। फोर्थ है accounting for revaluation of assets and accounting for revaluation of assets and reassessment of liabilities। फिफ्थ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब हम वन बाय वन देखेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो। तो सबसे पहले हम करेंगे सेक्रीफाइस रेशो। तो सेक्रीफाइस रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लें कि ए और बी दो पार्टनर हैं और उनका ओल्ड रेशो था 2:1 और न्यू रेशो है 1:2। तो देखिए हम ए के लिए सेक्रीफाइस रेशो क्या होगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए का है 2/3 ओल्ड रेशो, ठीक है, 2/3, और न्यू रेशो है 1/3। सो 1/3 ये है सेक्रीफाइस ए के लिए। और बी के लिए, बी का है ओल्ड रेशो 1/3 माइनस 2/3, तो ये आ जाएगा -1/3। तो इसको हम बोलेंगे गेन। बी को गेन हुआ है और ए ने सेक्रीफाइस किया है। सेकंड केस है फर्स्ट में इसका ए पार्ट और बी पार्ट कर लेते हैं। गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ये सेम एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी ओल्ड रेशो है 2:1, न्यू रेशो है 1:2। अब गेनिंग रेशो होगा ए के लिए 1/3 माइनस 2/3 और न्यू माइनस ओल्ड। तो ये आ रहा है -1/3। तो ये हो रहा है, फिर देखो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब सैक्रिफाइस। और बी के केस में देखेंगे 2/3 माइनस 1/3, सो 1/3, ये प्लस में आ रहा है, मतलब ये गेन है। तो सेक्रीफाइस के लिए हमारा फॉर्मूला है न्यू ओल्ड माइनस न्यू, और गेन के लिए है न्यू माइनस ओल्ड। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुडविल। गुडविल मीन्स गुड नेम या फिर रेपुटेशन ऑफ द फर्म। ठीक है, तो गुडविल दो तरह से होती है, एक तो परचेज्ड गुडविल होती है या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसकी हमें एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कोई भी एंट्री नहीं करनी है बुक्स में, क्योंकि उसकी जो मनी की वर्थ है वो हम एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं ठीक से। ठीक है, तो ये हमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल की एंट्री बुक्स में नहीं करनी है, सिर्फ परचेज्ड गुडविल की करनी है।
तो वो यदि हमने उसके लिए पेमेंट किया है, कुछ कंसिडरेशन दिया है, तभी हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। एसेट्स में बैलेंस साइड साइड शो करेंगे, ठीक है, और उसे अमोर्टाइज कर देंगे एट द अर्लीस्ट। जब तक उसका यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ है तब तक हम उसे अमोर्टाइज भी कर देंगे। तो इसकी नीड क्या है? गुडविल है, परचेज गुडविल को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका फिर हम वैल्यूएशन कब करते हैं? तो जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, या न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, या ओल्ड पार्टनर या एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, डाई हो रहा है, या फर्म को सेल कर रहे हैं या अमलगमेट कर रहे हैं, तो कुछ भी चेंज आ रहा है तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। अब गुडविल को का वैल्यूएशन करने के हमारे पास तीन मेथड हैं। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज फर्स्ट हम ले लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हमें गुडविल कैसे करना है? तो वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब ये है एवरेज प्रॉफिट, हम कैसे निकालते हैं? तो जितने भी हमें साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं उन सबको प्लस करना है, और उतने ही नंबर से हमें डिवाइड करना है। तो यदि 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हैं तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 5 से, तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमें वही करना है। बस एवरेज प्रॉफिट निकालते समय हमें एक बात ध्यान रखनी है कि एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस करना है और एबनॉर्मल गेन्स को माइनस करना है। तो बस इसमें एक यही पॉइंट है कि एवरेज प्रॉफिट निकालते समय हमें क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट पॉइंट, एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड बैक करना है प्रॉफिट में। ठीक है, अब जैसे एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना। तो इसका एग्जांपल है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या लॉस बाय फायर, ऐसा। दूसरा है हमें एबनॉर्मल गेन्स, गेन्स को लेस करना है, डिडक्ट करना है, डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स। एबनॉर्मल गेन्स का एग्जांपल है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। थर्ड है यदि कोई फ्यूचर एक्सपेंस है
तो वो हमें डिडक्ट करना है। तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालते समय यही तीन चीज ध्यान रखनी है, एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस करना है, एबनॉर्मल गेन्स को माइनस करना है, और फ्यूचर एक्सपेंसेस को माइनस करना है। एक और मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही मॉडिफाइड वर्जन है। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं कि जैसे आपके पास ईयर है 3 इयर्स, 1 2 3। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 10,000, 20,000, 30,000। तो हम इनको फिर वेट्स असाइन करेंगे। तो क्वेश्चन में दिए रहेंगे वेट्स कि किस ईयर के लिए क्या लेना है, लेकिन यदि नहीं दिए तो करंट ईयर को ज़्यादा वेट करेंगे। तो यदि ये हम इसको ईयर में समझे तो 2021 है, यदि ये 2022, 2023, तो ये लेटेस्ट ईयर है, तो इसको हमने सबसे ज़्यादा वेट दिया है। फिर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट। सो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। सो 10,000, 2,000, 20,000 इंटू 2, 40,000, 90,000। इनका टोटल कर लेंगे 1,40,000, और इसका वेट्स का कर लेंगे 6। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट विल बी 1,40,000 डिवाइडेड बाय 6। 23,333। और गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। बात आती है सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो अभी हमने देखा लास्ट फॉर्मूले में, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सो कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये क्वेश्चन में गिवन रहेगी आपको ऑलवेज। अब हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। या फिर हम यदि पार्टनरशिप के उसमें देखें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन उनके क्रेडिट बैलेंस आएंगे, डेबिट होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस पार्टनर्स करेंट अकाउंट प्लस रिजर्व्स।
तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। तो ऐसे हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल सकते हैं। सो सुपर प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इससे हमारा आ जाएगा गुडविल। और फिर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर, कैपिटल एम्प्लॉयड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स करेंट अकाउंट प्लस रिजर्व्स। कैपिटल एम्प्लॉयड को थोड़ा और एलाबोरेट कर लेते हैं। तो देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो लेते ही हैं हम, लेकिन उनके क्रेडिट बैलेंस लेने, डेबिट होंगे तो माइनस करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स, फिर इसमें से हमें गुडविल माइनस करना है यदि बुक्स में है। और क्या माइनस करना है हमें? फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट जैसे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कि बैलेंस शीट में लास्ट में दिए रहते हैं एसेट साइड। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो ये ध्यान रखना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करना है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं। सो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और दूसरे वाले फॉर्मूले को हम एक्सपेंड करेंगे, तो ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के दो हैं, एक है कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट्स। और दूसरा है बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पहले करते हैं, कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स का एक फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100। तो इसमें से कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड भी किया तो भी ये आ जाएगा कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट।
तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे, कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट्स इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड है कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। So goodwill will be super profit divided by NRR into 100। तो समरी कर लेते हैं। तो देखो समरी में फर्स्ट हमारे पास 5 मेथड्स हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके बाद अकाउंट, एक बार वैल्यूएशन हो गया तो फिर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं गुडविल का। तो गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो जिसने गेन किया उसका अकाउंट डेबिट होगा और जिसने सेक्रीफाइस किया उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। सो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। देखो हम ये इस चैप्टर पर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो ये सेकंड चैप्टर है ना। तो इसमें देखो आपका फर्स्ट हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो और एंड गेनिंग रेशियो, है ना, और अकाउंटिंग फॉर गुडविल। थर्ड वन है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। तो ये वाला अब हम पार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ थर्ड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, अब इसमें देखो दो चीजें हैं। व्हेन देयर इज व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। When reserve and accumulated profit transferred to profit to capital accounts। और या फिर ये केस हो सकता है व्हेन रिजर्व्स एंड accumulated profits not transferred to कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जब हमें ट्रांसफर करना है फर्स्ट वाला ये जो है, तो इसमें क्या होता है कि हम जितने भी रिजर्व्स हैं वो हम पार्टनर्स के कैप ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई रिजर्व है तो वो बैलेंस शीट में क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर उसे डेबिट करेंगे, रिजर्व डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस का यदि क्रेडिट बैलेंस है तो उसे भी डेबिट करेंगे। फिर WCR है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सो आफ्टर क्लेम, क्लेम के बाद जो बचेगा वो WCR। और इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम लिख देते हैं WCR, मतलब एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर लाइबिलिटी।
और ये फिर होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी डेबिट करेंगे, लेकिन वो भी यदि इन्वेस्टमेंट के मार्केट वैल्यू यदि कम हो जाती है तो उसके बाद भी यदि रिजर्व बच जाता है, सो एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ठीक है, तो यदि हमने उन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो सारे रिजर्व जो क्रेडिट साइड पे थे, लाइबिलिटी साइड पे थे, वो सब डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में दे देंगे। ठीक है, अब इस केस में यदि हम देखें अ, और यदि हमारे डेबिट वाले हैं, ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड है यदि हमारे जो डेबिट में बैलेंस शीट के डेबिट साइड पे जो होता है उसको यदि हमें ट्रांसफर करना है तो हम करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये ओल्ड रेशो में। इसमें आप देखो ये जो हमने लिखा है WCR, डेबिट कर रहे हैं एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर लाइबिलिटी। तो यदि हमारा WCR है 10,000 और WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 8,000, तो ये हो जाएगा एक्सेस, ये फिर वहां पर डेबिट हो जाएगा 2,000। ऐसे ही यदि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 10,000, लेकिन इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 4,20,000 और उसका मार्केट वैल्यू है, ये है बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी देखें मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 4,12,000। ठीक है, तो आपको 8,000 से डिक्रीज करना है इन्वेस्टमेंट को, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 10,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 8,000 से, तो हमारे पास 2,000 का फंड जो एक्सेस है वो हम वहां पर डेबिट करेंगे एंट्री में, ये 2,000। ठीक है, तो ये तो हो गया जब हमारे प्रॉफिट्स को कैपिटल में ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन यदि हम हमें प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं करना है तब क्या एंट्री होगी? तब होगी सेक्रीफाइसिंग गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हम तब करेंगे जब हमारे
क्रेडिट बैलेंस है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस या वो WCR IFF रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस है, तो हम ये एंट्री करेंगे। लेकिन यदि हमारे पास डेबिट बैलेंस ज़्यादा बचता है तो फिर हम इसका रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो इसको हम लिख देते हैं इफ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट बैलेंस होगा तो रिवर्स हो जाएगी एंट्री। देखो अब हम ये एक नया टॉपिक कर रहे हैं, WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे होता है और साथ में इसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन रहती है क्लेम की, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो समझो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, WCR है हमारा 10,000। ठीक है, अब हम कर रहे हैं केस नंबर 1, इफ देर इज नो WCC वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, यदि कोई क्लेम नहीं है तो ये जो रिजर्व है WCR, इसका हम क्या करेंगे, तो WCR को हम जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उसके बीच में, उनके बीच में हम डिवाइड कर देंगे। सो WCR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट इन ओल्ड रेशो। फिर देखो सेकंड है कि इफ देर इज WCC लोअर देन WCR, तो WCR हमने एज्यूम किया 10,000 और WCC है 8,000, है ना, लोअर देन WCR। तब हम क्या करेंगे, तब भी हम WCR को डेबिट करेंगे 10,000 से। टू WCC क्लेम हमारे लिए लाइबिलिटी है तो उसे हम क्रेडिट कर रहे हैं 8,000। और टू, अब जो रेस्ट ऑफ द 2,000 का बचा है ना, रिजर्व, उसे हम पार्टनर्स को दे देंगे। सो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट 2,000 इन ओल्ड रेशो। थर्ड केस है इफ WCC इज इक्वल टू WCR, सो WCR टू WCC 10,000। तो इस केस में WCR है 10,000 और WCC भी 10,000 है, सेम टू सेम। तो WCR डेबिट टू WCC। फोर्थ केस है इफ क्लेम इज मोर देन WCR, सो WCR 10,000, WCC समझ लो 15,000। तो क्या करना है, डेबिट तो WCR ही करना है 10,000 टू WCC 15,000, और ये हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस हो जाएगा 5,000। और सेकेंड एंट्री करनी पड़ेगी हमें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। ओल्ड रेशो 5,000। फिफ्थ, देखो अभी हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी 3-4 कंडीशंस हैं। व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम,
व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। देखो तीन चीजें हैं इस केस में हमारे पास। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व समझो 10,000, और इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू, बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिया है वो 50,000, और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट भी सेम है 50,000। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो आईएफआर है मतलब हमें लॉस नहीं गेन नहीं है इन्वेस्टमेंट में, सेम है बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। तो जो आईएफआर है हमारे पास 10,000 का, वो हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर सेकंड केस है कि जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू। इस केस में हमें लॉस हो रहा है क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से कम है। अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं कि फॉल इन वैल्यू इज लेस देन आईएफआर। तो इस केस में देख लेते हैं, जैसे हमारा आईएफआर है 10,000, ठीक है, द इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है 50,000, और इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू है यदि 45,000, तो फॉल कितना है? फॉल इन इन्वेस्टमेंट 5,000, और हमारे पास आईएफआर कितना है? 10,000। ठीक है, तो अब आप देखोगे आईएफआर 10,000 और फॉल इन इन्वेस्टमेंट 5,000, तो हमारे पास 10,000 की रिजर्व में से 5,000 का फॉल इन इन्वेस्टमेंट को माइनस कर भी थे तो भी हमारे पास 5,000 है जो कि हम हमें पार्टनर को दे देने हैं। सो आईएफआर डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितनी डिक्रीज हुई है वो, सो इन्वेस्टमेंट 5,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में। ठीक है, अब आपका सेकंड केस हो सकता है जब फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू आईएफआर। तो देखो आईएफआर है आपके पास 10,000, इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है 50,000, और इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू है 40,000। अब आप देखो इन्वेस्टमेंट का जो फॉल इन वैल्यू है, वैल्यू है 10,000, 10,000 से हमारे इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन हमारा आईएफआर की वैल्यू भी 10,000 ही है। सो आईएफआर 10,000 डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितने से डिक्रीज हुआ है? 10,000। तो अब हमें किसी पार्टनर को देना नहीं क्योंकि जितना हमारा रिजर्व था उतना हमारा इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया, तो अब कुछ बचा नहीं पार्टनर्स को देने के लिए। थर्ड केस हो सकता है जब फॉल इन वैल्यू इज मोर देन आईएफआर।
देखो इसमें क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास IFR है 10,000, और इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है 50,000, और इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू है 35,000। अब आप देखो फॉल इन वैल्यू कितना है, 15,000, और हमारे पास IFR कितना है 10,000। सो 10,000 से भी ज्यादा है हमारा फॉल इन वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, IFR डेबिट करेंगे 10,000 से, और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे 15,000 से, कि 15,000 से वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और 5,000 से आ जाएगा रिवैल्यूएशन। डेबिट। फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 5,000 टू रिवैल्यूएशन। तो ये आ जाएगा इन ओल्ड रेशियो। थर्ड केस है, अब जब थर्ड पॉइंट है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू। तो ये जैसे अभी हमारा IFR 10,000 है, इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 50,000 है, और मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 55,000 है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है। तो देखो IFR 10,000, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो इस IFR को तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ठीक है, सेकंड एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट को हमें डेबिट करना है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है 5,000 से। सो इन्वेस्टमेंट डेबिट 5,000 टू रिवैल्यूएशन। और थर्ड है रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन ओल्ड रेशो। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities when there is change in PSR। ठीक है, PSR में चेंज है,
तो हमने क्या करना है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करना है, रीअसेस करना है। अब इसके भी दो पार्ट हैं। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो हमें क्या करना है, जब हमारी एसिड्स, तो उस केस में हमें सिंपल वे में देखें तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। ठीक है। उस रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम एंट्रीज समझेंगे कि क्या एंट्रीज होनी चाहिए। तो ये देखो, हम बना रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लॉसेस होंगे तो हम डेबिट साइड लिख देंगे, और गेन होगा तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो यदि एसिड्स में डिक्रीज हुआ तो लॉस हो गया, सो डिक्रीज इन एसिड्स, तो यहाँ आएगा। और यदि इंक्रीज इन लाइबिलिटी तब भी लॉस है, सो इंक्रीज इन लाइबिलिटी यहाँ आएगा। लेकिन यदि एसिड्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर आएगा इंक्रीज इन एसिड्स। और यदि लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा। ठीक है। अब यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आ जाएगा गेन, और यदि डेबिट साइड ज्यादा है तो आ जाएगा लॉस। तो यदि ये क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। और यदि लॉस आ गया तो यहाँ आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो हमारी एंट्रीज क्या होंगी, यदि हमारी एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है तो आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब वो फर्नीचर, मोटर, कार, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है। और यदि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई तो हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है। ऐसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स। लेकिन यदि डिक्रीज हो रहे हैं तो लिखेंगे क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन। तो ऐसे हमें एंट्री करना है। यदि रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड करना है तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और उसका इफेक्ट लेना है। लेकिन यदि हमने रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तब हमें क्या करना है, तब हम सब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को अ, देख लेंगे कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। और फिर हम करेंगे, यदि प्लस में आ रहा है मतलब हमें गेन हो रहा है तो हम करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। नेट इफेक्ट हमारा प्लस में है तब तो ये वाली एंट्री होगी। और यदि हमारा इफ नेट इफेक्ट जो है वो माइनस में है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। ठीक है। अब ये हमारा चैप्टर हो गया है। ठीक है। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो।
और कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।